हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेस के अंदर आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है बेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़े थे, लेकिन आज हम स्टडी करेंगे बेस। बेस क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, दैट इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जो आपका बेस होता है वो कंपाउंड्स होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, बेटर होते हैं। कैसे होते हैं टेस्ट में? बेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऐसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट बेटर होता है उसको हम बोलते हैं बेस। लेकिन क्लासिकल कॉन्सेप्ट या टेस्ट के बेसिस पर हम लंबा नहीं कह सकते बेस को कि भाई टेस्ट किया और बता दिया ये बेस है, क्योंकि बेस बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होती है जो हमें डैमेज कर सकते हैं अगर हम टेस्ट करते हैं। तो एक साइंटिस्ट आए थे आर्हीनियस, अगर हम उनके अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने बेस को वाटर के अंदर डाला, किसके अंदर डाला? वाटर के अंदर। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही बेस को वाटर में डाला तो यहाँ पर रिलीज हुए OH माइनस आयन। क्या रिलीज हुआ? OH माइनस आयन। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस ऐसे सब्सटेंस जो एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन रिलीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। लेकिन अगर हम बेस के एग्जांपल्स की बात करें तो आप सुनिए, देखो मेटल के ऑक्साइड्स ले लो, क्या ले लो? मेटल के ऑक्साइड्स और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स। क्या? मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, या फिर अमोनिया के हाइड्रोक्साइड्स। इसके अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बेस। फिर सुन लो, मेटल के ऑक्साइड्स या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड्स या फिर अमोनिया के हाइड्रोक्साइड्स, ये कहलाते हैं बेस। क्योंकि आप अगर इनको वाटर में डालते हो, डेट इज इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हो, तो ये OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। यहाँ पर मैंने बोला ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका बेस है। अगर ये बेस है तो ये फॉर्म कैसे हुआ? सुन लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है NH4OH। इसके लिए देखिए, हम लोग अमोनिया के बारे में जानते हैं। अमोनिया एक गैस होती है NH3, और ये जो अमोनिया NH3 है ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। अगर अमोनिया को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये बनाता है NH4OH। क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। आगे देखते हैं, अगर हम बेस को क्लासिफाई करें तो किसके बेसिस पर करोगे? सबसे पहले हम बेस क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। मींस दो तरीके के होते हैं ये, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक आपका वीक बेस होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग इसलिए बोलते हैं कि जब हम उनको पानी में डालते हैं या उनका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन रिलीज करते हैं या फिर कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन में। तो ऐसे बेस क्या कहलाते हैं? आपके स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जांपल्स देखें तो आपका वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम वीक बेस की बात करें तो ऐसे बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन रिलीज करते हैं उसको हम बोलते हैं वीक बेस। यहाँ पर वीक बेस का एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेस हैं जैसे कि आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके वीक और स्ट्रॉन्ग बेस को यहाँ पर हम समझ लिए। लेकिन एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये भी बेस है जिसको हमने बोला है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये भी बेस है जिसको हमने क्या बोला? वीक बेस। लेकिन ये जितने भी बेस है इनमें सभी बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। ये यहाँ पर मैंने 4 जो एग्जाम्पल लिखे हैं इन बेस की बात कर रहा हूँ मैं, या इसके अलावा और भी बेस ले सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि
सभी बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। जैसे कि मैंने बताया था कि सभी मेटल के ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ऐसे ही यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे बेस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, डेट इज वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्कलीज। क्या बोलते हैं? एल्कलीज। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कलीज क्या कहलाता है, एल्कलीज किसको बोलते हैं? तो आप इसमें लिखोगे वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कलीज, मींस ऐसे बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं वो कहलाते हैं एल्कलीज। और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दो बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं आपके सिलेबस के अंदर। इसके अलावा लिथियम हाइड्रोक्साइड भी कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो भी इसी ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल के, जिसके अंदर सोडियम और पोटेशियम आते हैं। लेकिन आप ये दोनों याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं, इस वजह से हम इसको एल्कलीज बोलते हैं। तो एक लाइन निकल कर आती है कि ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज बट ऑल द एल्कलीज आर बेस। ये लाइन आप अपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि इस लाइन पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम कुछ और भी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। ये जो टॉपिक है, इतना पार्ट की बात कर रहा हूं, ये पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से, सिर्फ इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों? होता क्या है कि सभी बेस मेटल से रिएक्ट नहीं करती, या फिर हम ये बोल सकते हैं मेटल कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती। लेकिन हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बताया जाएगा। एक्सेप्शन में क्या बताया जाएगा वो देखना। दो मेटल होती है हमारी, कौन कौन सी? एक तो एल्यूमिनियम और दूसरी होती है जिंक। मैं आपके सिलेबस की बात कर रहा हूँ। ये दो मेटल एल्यूमिनियम और जिंक, यही दो मेटल सिर्फ किससे रिएक्ट करती है? बेस के साथ रिएक्ट करती है। किसके साथ? बेस के साथ। इसके अलावा एक दो मेटल और है, वो भी बेस के साथ रिएक्ट करती, हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इतना ही पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एल्यूमिनियम और जिंक ये दो ऐसी मेटल हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद स्पेशल सॉल्ट बनाती है। ठीक, इस वजह से इन मेटल को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए, जब भी एल्कली मींस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है? एल्यूमिनियम के साथ या फिर जिंक के साथ। तो यहाँ पर दिखाया गया है, अगर ये दोनों मेटल वन बाय वन किसके साथ रिएक्ट करती हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसको हमने क्या बोला है? एल्कली। तो क्या मिलता है? अगर एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया तो आपको मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या मिलेगा? सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये आपका एक स्पेशल सॉल्ट है, स्पेशल रिएक्शन है, स्पेशल क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। ऐसे ही अगर जिंक की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो आपको मिलता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या होता है? Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये दो मेटल ऐसी मेटल हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, और एसिड के साथ तो करती ही करती है, यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ऐसी मेटल को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल। ठीक, एक लाइन में कैसे याद करोगे? दोज मेटल रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक मेटल। तो एम्फोटेरिक मेटल कौन सी है? एल्यूमिनियम, जिंक। इतना याद रखना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से रट लेना। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पर बेस की, और देखते हैं उसमें किस तरीके की रिएक्शंस दिखाई गई है। तो यहाँ पर देख लो आप, क्या दिखाया गया है आपको? रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। क्या दिया गया है? रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। जैसा कि
प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक। क्यों होते हैं एसिडिक? सुन लो एक बार। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन में किससे कराता हूँ? वाटर, तो हमें मिलता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। यही वजह है कि हम नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को बोलते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बेस की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, या फिर हम बोल सकते हैं एसिड से करा रहे हैं। एक ही बात है। तो आपको पता है जब भी बेस की रिएक्शन एसिड से कराओ या नॉन मेटल के ऑक्साइड से कराओ तो आपको सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलता है। तो यहाँ पर देखो आप, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, दैट इज इसको हम लाइम वाटर भी बोल सकते हैं, इसकी रिएक्शन CO2 से कराते हैं या CO2 हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, व्हाइट पीपीटी, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, एक सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। ऐसा ही अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। जैसे कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे कराई? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो ये बेस, ये एसिड, आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट Na2CO3 प्लस वाटर। तो इस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती है जब हम बेस की रिएक्शन किससे कराते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड से। तो ये एक रिएक्शन है, इसको आपको याद करना है। अगर मैं आगे बात करूं रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स या फिर बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स या फिर बेस की हम किससे कराते हैं? एसिड से कराते हैं। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन मिलती है जैसा कि अभी आपको नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ कराने पर मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तब भी हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो एसिड तो आपको पता ही है, बेस भी आप जानते हो, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस से कराई तो सॉल्ट प्लस वाटर मिला। लेकिन इसको रटना तो है, लेकिन ट्रिक से रटना। देखो कैसे याद करोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, ये जो H2SO4 है इसके अंदर दो आयन्स होंगे, एक तो H प्लस आयन होगा और दूसरा SO4-2। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपके दो आयन्स होंगे, एक तो होगा Na प्लस और दूसरा होगा OH माइनस। तो यहाँ पर होगा क्या? ये जो Na प्लस होगा ये तो चला जाएगा एसिड के नेगेटिव वाले के पास और बेस का नेगेटिव वाला चला जाएगा एसिड के पॉजिटिव वाले के पास। मींस एसिड और बेस अपने आयन एक्सचेंज कर लेते हैं। आयन एक्सचेंज करने के बाद ये दोनों कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आप याद करना, फाइनली रटना है, लेकिन ट्रिक से याद करोगे तो थोड़ा इजी लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, अगर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो आपका Na प्लस OH माइनस H प्लस NO3 माइनस 1, यहाँ भी आयन एक्सचेंज होंगे और सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर मिलेगा। आप अगर HCl की कराते हो तो आपको सोडियम क्लोराइड और वाटर ऑब्टेन्ड होगा। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है कि जब भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन्ड होता है। लेकिन ट्रिक यही लगानी है जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है, तो आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम कुछ और प्रॉपर्टीज बेस की, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं? मेटल के ऑक्साइड्स के साथ। ये बस रिवर्स चल रहा है और कुछ नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। सभी मेटल के ऑक्साइड्स नहीं, कुछ मेटल्स होती हैं जैसे कि आपका सोडियम ऑक्साइड, आपका पोटेशियम ऑक्साइड, ये वाटर में सॉल्युबल होती है। तो ऐसे ऑक्साइड्स क्या कहलाते हैं? एल्कलीज कहलाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ये वाटर सॉल्युबल मेटल के ऑक्साइड्स हैं। जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये बनाते हैं बेस। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एसिड की रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड से कराई, दैट इज बेस से कराई हमने, तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। जैसे कि अभी हमने
पहले देखी थी कुछ रिएक्शन, उसी टाइप की रिएक्शन ये है। तो यहाँ पर आपका ये एसिड है HCl, इसकी रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से कराई तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। याद करने का फंडा वही है, H प्लस Cl माइनस Ca प्लस O माइनस, तो आयन एक्सचेंज होंगे और दो कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक, ऐसे ही आपका सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जिंक ऑक्साइड से कराते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन HCl से कराते हैं। तो ये जो ऑक्साइड है ये आपके बेसिक, तो आपको क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन यहाँ पर एक बात जो याद रखने की है वो ये है आपकी, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3 प्लस ZnO जिंक ऑक्साइड, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है। इन ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्यों बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि बच्चों ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के भी साथ रिएक्ट करते हैं और बेस के भी साथ रिएक्ट करते हैं। मींस हम ये बोल सकते हैं अगर ये ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तब ये शो करेंगे बेसिक नेचर। कैसा नेचर शो करेंगे, बेसिक। अगर ये दोनों ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो बेसिक नेचर शो करते हैं, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक नेचर शो करते हैं। लेकिन इन ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है, उसको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे डेट इज NaOH के साथ, तो वहां पर बनाएंगे ये सोडियम जिंकेट प्लस H2O। ऐसे ही अगर जिंक ऑक्साइड ने रिएक्ट किया तो सोडियम जिंकेट बना दिया, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो बनेगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो ऐसे ऑक्साइड जो आपके एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन में पूछा है कि हम कर्ड को कभी भी ब्रास या फिर कॉपर की वेसल के अंदर नहीं जमाते, मींस उसकी सेटिंग नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते, तो आपको इसका आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप याद रखना, कर्ड के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एसिड होने की वजह से अगर हम कर्ड को किसी मेटल के वेसल के अंदर रख देंगे तो वहां पर सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। सॉल्ट फॉर्म होने की वजह से जो आपका कर्ड होगा उसका नेचर चेंज हो जाएगा और वो एक पॉइजनस सब्सटेंस या फिर हम ये बोल सकते हैं एक बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। इस वजह से कभी भी हम कर्ड को ब्रास या फिर कॉपर के वेसल के अंदर नहीं जमाते हैं, ठीक है। आइए बच्चों आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या चीज कॉमन होती है एसिड के अंदर और क्या चीज कॉमन होती है बेस के अंदर। तो एक लाइन में याद रखना, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड के अंदर जो कॉमन होता है वो आपका होता है H प्लस आयन, क्योंकि आर्हीनियस ने कहा था कि जब हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो H प्लस आयन रिलीज करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज कॉमन है एसिड के अंदर तो वो आपका है हाइड्रोजन आयन। तो हम ये बोल सकते हैं अगर एसिड की रिएक्शन हम किसी मेटल के साथ कराते हैं, अगर हम एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं तो वहां पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल एसिड इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन निकल कर आती है कि ऑल द कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन नॉट अ एसिड बट ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन। जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं मीथेन की बात करूं CH4, तो मीथेन के अंदर भी हाइड्रोजन है, लेकिन अगर इसको मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं तो ये H प्लस आयन नहीं देगा, इसलिए ये एसिड नहीं है। लेकिन ऐसा कंपाउंड जिसको वाटर में डालने पर उससे H प्लस आयन रिलीज हो रहे हैं तो हम उसको एसिड बोलेंगे, ठीक। इतनी बात ध्यान रखना, कुछ एक्सेप्शन है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जो कॉमन होता है एसिड के अंदर वो आपका होता है H प्लस आयन। ऐसे ही अगर मैं बेस की बात करता हूँ, बेस के अंदर जो कॉमन होता है वो आपका होता है OH माइनस आयन, क्योंकि जो बेस होता है, बेस को जब भी आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे
तो वो आपका OH माइनस आयन देगा। तो हम ये बोल सकते हैं जो कॉमन चीज बेस के अंदर प्रेजेंट होती है वो होता है आपका OH माइनस आयन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था। अगर हम कुछ डिस्कस करें, आपको दिया है कि ड्राई HCl है, क्या दे रखा है, ड्राई HCl, और दिया है एक्वस HCl। तो पूछा है कि इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या कौन लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देगा, और ऐसा क्यों करेगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो ड्राई HCl होती है, ये आपका जो ड्राई HCl होता है, ये कभी भी फ्री H+ आयन नहीं देता। इस वजह से ना तो ये किसी लिटमस पेपर का, किसी मतलब ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर सकता, और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता। अगर हम ड्राई HCl गैस को वेट लिटमस पेपर से पास करेंगे, तो वेट लिटमस पेपर में वाटर की प्रेजेंस होने की वजह से ये फ्री H+ आयन देगा और लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक्वस HCl की बात करें, इसके अंदर वाटर प्रेजेंस है, इसके पास फ्री H+ आयन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास फ्री आयन है, प्लस ये चाहे ड्राई लिटमस पेपर हो चाहे वेट लिटमस पेपर हो, उसका कलर ब्लू से रेड कर देगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी है। और आगे देखते हैं बेस के अंदर कॉमन क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया, कॉमन जो चीज होती है बेस के अंदर वो आपका क्या होता है, OH माइनस आयन। देख लीजिए, आप कोई भी बेस लो, अगर आप उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो वो आपका क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। तो हम यही बोलते हैं कि कॉमन जो चीज है बेस के अंदर वो आपकी है OH माइनस आयन। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और चीजें बेस से रिलेटेड। यहाँ पर डाइल्यूशन ऑफ एसिड और डाइल्यूशन ऑफ बेस दिखाया गया है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, नॉर्मली याद कर लोगे, याद हो जाएगी। यहाँ पर डाइल्यूशन का सिंपली अगर हिंदी में बात करें तो किसी चीज को पतला करना, मीन्स उसको डाइल्यूट करना। अगर आप एसिड या बेस को डाइल्यूट करते हो तो पहली बात याद रखना, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी आप एसिड को या बेस को पानी में डालोगे, मीन्स आप क्या कर रहे हो, एसिड को पतला कर रहे हो, बेस को पतला कर रहे हो। तो जब भी आप डाइल्यूट करोगे तो उससे क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। इस वजह से हम बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि अगर हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो पता है क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होती है। ये ध्यान रखना, अगर आप किसी एसिड को डाइल्यूट करते हो तो नंबर ऑफ H+ आयंस डिक्रीज होती है, जिसके वजह से क्या होता है, pH इंक्रीज हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, जब pH इंक्रीज होती है तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाता है। तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होने का मतलब जो एसिड की ताकत थी, जो स्ट्रेंथ थी, अब वो क्या हो गई, कम। ये आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, अगर एसिड में बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ है या बहुत ज्यादा पानी है और एसिड कम है तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव एसिड नहीं होता। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड है। तो डाइल्यूट एसिड को यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। उससे क्या होता है, pH इंक्रीज हो जाती है और एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप किसी बेस को डाइल्यूट करते हो तो बेस के केस में भी नंबर ऑफ OH माइनस आयंस क्या होते हैं आपके, डिक्रीज होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। जब OH माइनस आयंस डिक्रीज होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम तो जो pH होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। और जब pH डिक्रीज होती है मीन्स क्या होता है, जो आपका बेस है उसकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाती है, उतना ज्यादा ताकतवर बेस नहीं रहता डाइल्यूट करने पर। तो इस टॉपिक से इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ इतना जो कि मैंने आपको बताया। तो आप इतना याद रखना। और एक बात और याद रखना कि कभी भी हम एसिड में पानी नहीं डालते, हमेशा पानी में एसिड को ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। अगर आपने पानी को एसिड में डाल दिया तो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, जिससे आप क्या हो सकता है, आप जल सकते हो, आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है।
तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा आप एसिड को वाटर में डालना ड्रॉप बाय ड्रॉप, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना। तो आगे देखते हैं बच्चों कुछ और टॉपिक। और टॉपिक में क्या है, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप एज इट इज याद कर लेना, इसके कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता है किसी भी एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर फ्री आयंस होते हैं, और जब फ्री आयंस होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, वरना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद बोले कि व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। तो जैसा कि मैंने बताया, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर इन ड्राई HCl, जब इसके अंदर वाटर ही नहीं है तो इसके पास फ्री H+ आयंस भी नहीं होंगे। जब फ्री H+ आयंस नहीं होंगे तो जो लिटमस पेपर का कलर है वो भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर ड्राई लिटमस पेपर की जगह वेट लिटमस पेपर होता, तब वाटर की प्रेजेंस होने की वजह से ये जो आपकी ड्राई HCl गैस थी वो क्या देती, H+ आयन देती। इस H+ आयन की प्रेजेंस में जो आपका लिटमस पेपर होता वो ब्लू से रेड हो जाता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद करना। टॉपिक पढ़ने के बाद आगे देखते हैं। काट देंगे यार। तो बच्चों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ एसिड एंड बेस के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।